alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel MediBill Pro. So today we are going to start our 15th lecture. In this lecture we are just going to cover different kind of questions like interview questions for the experts. So in the previous lecture, that was the 14th lecture, we have just covered the interview questions for freshers, those who are in the basic course or who are just new to this field and they are just learning medical billing. So those were for them, but in this section or in this lecture we are just going to cover interview questions for experts, like those persons who have experience of 2 years, 3 years, or 4 years or more. So we are just going to deal different kind of questions. Like this lecture contains 30 questions. Okay, so in these 30 questions you guys can have a lot of stuff, a lot of information which I'm going to provide you guys when you are going to apply for a kind of a job like in the medical billing. So these questions would be helping to you guys. So let's start this one. So our first question is going to be, what are the most common reasons for claim denials and how can they be prevented or resolved? जब एक इंश्योरेंस की तरफ से हमें डिनाइल आता है तो उसकी रीजंस क्या होती हैं, ठीक है, उनकी रीजंस क्या है और उनको हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं. सो लेट्स सी द आंसर. कॉमन रीजंस इंक्लूड कोडिंग एरर्स, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ प्री ऑथराइजेशन. सो जो आपका बिलिंग डिपार्टमेंट है ये है कि इसके अंदर ये है कि जो कोडिंग का डिपार्टमेंट होता है उसने अगर कोई कोडिंग गलत की है, ठीक है, मींस ये है कि सीपीडी कोड्स, डायग्नोसिस कोड्स अगर गलत पुट किए गए हैं वाइल सबमिट द क्लेम टू द इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस को क्लेम सबमिट करते वक्त कोई भी कोडिंग का अगर एरर आया है, ठीक है, कोई भी जो सर्विसेज थी उसके अकॉर्डिंग वो सीपीडी कोड्स या डायग्नोसिस कोड्स यूज़ नहीं किए गए, देन द इंश्योरेंस इज गोइंग टू डिनाई योर क्लेम. ओके, अगर उसके अंदर कोई और इन्फॉर्मेशन गलत है, लाइक पेशेंट की इन्फॉर्मेशन गलत है, कोई इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन गलत है, सो देन योर क्लेम इज आल्सो गोइंग टू बी डिनाइड. एंड लैक ऑफ प्री ऑथराइजेशन द थर्ड. एंड इंश्योरेंस इस प्री ऑथराइजेशन की बेस पर भी आपका क्लेम डिनाई कर सकती हैं, बिकॉज उनके पास कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि अगर आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी पेशेंट को, ठीक है, कोई भी सर्विसेज आप दे रहे हो, तो ये है कि कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं स्पेसिफिकली जिनके लिए आपको इंश्योरेंस का ऑथराइजेशन लेना पड़ता है. अगर आप लोगों ने ऑथराइजेशन नहीं लिया, देन योर क्लेम इज गोइंग टू बी डिनाइड. सो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन इन्वॉल्व्स थ्रू रिव्यू एंड एडहेरेंस टू द गाइडलाइंस. ठीक है, आप अपना क्लेम रिव्यू करें, उसके अंदर कोई कोडिंग का एरर ना हो, कोई पेशेंट की इन्फॉर्मेशन का एरर ना हो, उसके अंदर कोई क्लेम मीन्स कोई भी इस तरीके का एरर ना हो जिससे ये है कि आप लोगों का क्लेम डिनाई हो सके. और जो गाइडलाइंस हैं सीपीडी कोड यूज़ करने की या diagnosis codes use करने की, you have to adhere to those kind of guidelines so your claim is not going to be denied. Okay, so this was the answer of the first question. Now move to the second question. How do you handle appeals for denied insurance claims and what documentation is typically required? ठीक है, मीन्स कोई भी एक अपील है, लाइक ये है कि एक डिनाइड क्लेम था, उसको आप अपील कैसे करोगे, ठीक है, एंड व्हाट डॉक्यूमेंटेशन इज टिपिकली रिक्वायर्ड, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो आपने अपील के उस सेट के अंदर प्रोवाइड करनी होती है. ठीक है, सो द आंसर इज अपील्स involves providing additional documentation or information to support the claim's validity following the insurance company's appeal process. अच्छा, डिफरेंट इंश्योरेंसेस के डिफरेंट अपील्स के सेटअप्स होते हैं, लाइक वो कुछ इंश्योरेंस के डिफरेंट होते हैं, कुछ वेवर ऑफ लाइबिलिटी रिक्वायर करते हैं, कुछ क्या रिक्वायर करते हैं. सो डिफरेंट इंश्योरेंसेस हैव डिफरेंट सेटअप्स और फॉर्मेट्स ऑफ अपील्स. ठीक है, उनके मीन्स ये है कि अपील्स करने का जो टाइमली फाइलिंग होता है वो भी डिफरेंट होता है, कुछ इंश्योरेंस का डिफरेंट होता है. ठीक है, खैर एनी हाउ यू आर जस्ट गोइंग टू सबमिट ऑल द मेडिकल रिकॉर्ड्स. ठीक है, अगर इंश्योरेंस कहती है कि हाँ भी हमें मेडिकल रिकॉर्ड्स चाहिए कि हाँ भी आप लोगों ने ये सर्विस प्रोवाइड की गई है, ठीक है, तो आप लोग उनको मेडिकल रिकॉर्ड्स अटैच करेंगे, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अटैच करेंगे, वेवर ऑफ लाइबिलिटी उन्होंने मांगा है तो वो अटैच करेंगे, W9 फॉर्म मांगा है तो वो अटैच करेंगे, प्रोवाइडर का लाइसेंस मांगा है तो वो अटैच करेंगे, मीन्स ऑल द डॉक्यूमेंटेशन विच इज़ रिक्वायर्ड, okay, to submit an appeal. So you are just going to attach the documents in a one file, in the one PDF file. Okay, then you are just also mentioning that I am just going to fax this information to you guys, this information. Okay, means ये fax number है, ये उनकी attention है, ठीक है, अपील्स डिपार्टमेंट में जाना चाहिए. सो इस तरह के जितने भी आप लोगों ने एक अपील का फॉर्मेट बनाया हुआ होगा, ठीक है, सो उसके अंदर आप लोगों ने अपील बनानी है और उसको इंश्योरेंस को सेंड कर देना है.
ठीक है, so this is the answer of the second question. Let's move to the next question. What is a clearing house in medical billing and why is it important? Clearing house क्या होता है और medical billing में उसकी क्या importance होती है? A clearing house is an intermediary that checks claims for errors and forwards them to insurance companies. It ensures claims meets industry standards. Clearing house basically ये होता है कि हाँ भी insurance को claim send करने से पहले वह आपके क्लेम के एरर्स को चेक करता है, कोई उसके अंदर ट्रबल है, कोई उसके अंदर कोई इशू है, कोई कोडिंग का एरर है, कुछ भी है, सो दैट क्लियरिंग हाउस इज गोइंग टू रिजॉल्व ऑल दोज काइंड ऑफ एरर्स. ओके, सो इट इंश्योर्स क्लेम्स मीट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, और इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको भी वो क्लेम मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा. ठीक है, सो दिस वाज द आंसर ऑफ क्लियरिंग हाउस. Next question is explain the concept of fee for service and how it relates to medical billing. फी फॉर सर्विस क्या होती है और ये मेडिकल बिलिंग से किस तरीके से कनेक्टेड होती है? सो द आंसर इज फी फॉर सर्विस इज अ पेमेंट मॉडल वेयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आर पेड फॉर ईच सर्विसेज रेंडर्ड. मीन्स फी फॉर सर्विस मीन्स जो भी सर्विस प्रोवाइड की गई है उसकी आप लोगों ने फी लेनी है. मीन्स कोई भी जो डॉक्टर है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उसने कोई भी सर्विस प्रोवाइड की है, सो ही इज गेटिंग and he is getting those kind of payments for those kind of services which he is rendering. Okay, it affects billing because each service must be documented and billed. ये इसलिए मेडिकल बिलिंग के अंदर ज़रूरी होती है कि हाँ भी जो भी सर्विस प्रोवाइड की गई है उसको यह है कि डॉक्यूमेंटेशन की जाए उसकी, लाइक यह है कि उसको डॉक्यूमेंटेड मीन्स ये है कि उसकी कोडिंग की जाए, उसको उसका क्लेम बनाया जाए. ठीक है, और फिर उन क्लेम्स को इंश्योरेंस को बिल किया जाए ताकि यह है कि जो प्रोवाइडर ने सर्विस प्रोवाइड की गई उसकी रिइंबर्समेंट उसको हासिल हो सके. Okay, so the next question is what is the role of medical coding in the billing process? Medical coding का role billing process में क्या होता है? And how do coding errors impact reimbursements? और reimbursements means ये है कि जब पेमेंट रिसीव करनी होती है तो उसके अंदर अगर कोई कोडिंग का एरर आ जाता है तो वो किस तरीके से इम्पैक्ट होती है? So the answer is medical coding translates procedures and diagnosis into codes for billing. ठीक है, errors can lead to claim denials or अंडर पेमेंट्स. ओके, सो मेडिकल कोडिंग क्या होती है? मेडिकल कोडिंग के तहत ये होता है कि हाँ भी जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है, कोई डायग्नोसिस किया गया है तो उसके डायग्नोसिस कोडिंग होती है. ठीक है, सीपीटी कोड्स और क्लेम्स के अंदर पुट किए जाते हैं, लाइक ये कोई भी प्रोसीजर किया गया है, ठीक है, सो उसको सीपीटी कोड की शक्ल में दे दिया जाता है कि हाँ भी ये हमने प्रोसीजर किया है, इस डिजीज़ को डायग्नोस किया गया था. ठीक है, सो डिजीज़ को डायग्नोसिस कोड्स में शो किया जाता है. ठीक है, और जो प्रोसीजर होता है उसको सीपीटी की शक्ल में कोड किया जाता है. और अगर इनके अंदर कोई एरर आता है तो उसकी पेमेंट्स आपको इंश्योरेंस नहीं देगी. ठीक है, सो दिस इज द रोल ऑफ मेडिकल कोडिंग इन बिलिंग प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज how do you handle coordination of benefits when a patient has multiple insurance policies? Coordination of benefits, we have already read this definition in previous lectures. Means coordination of benefits क्या होती है और अगर क्या होता है जब एक पेशेंट्स की मल्टीपल इंश्योरेंसेस होती हैं. सो द आंसर इज डिटरमाइन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंश्योरर्स. ठीक है, फॉलोस coordination of benefits rules and ensure that each insurer pays their portion correctly. बेसिकली कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स ये होती है कि जब एक पेशेंट की एक या एक से ज़्यादा इंश्योरेंसेज होती हैं तो ये है कि फर्स्ट इंश्योरेंस, प्राइमरी इंश्योरेंस और सेकेंडरी इंश्योरेंस के दरमियान कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि हाँ भी हर इंश्योरेंस अपना जो पार्ट है वो करेक्टली पे करे. ये ना हो कि हाँ भी प्राइमरी ज़्यादा पे कर दी है तो सेकेंडरी भी फिर पे कर दे. ठीक है, सो ऐसा नहीं होना चाहिए. और ये इंश्योरेंस जो होती हैं वो कोऑर्डिनेटेड होती हैं, सो दे हैव टू नो दैट लाइक व्हाट द प्राइमरी हैज़ पेड एंड व्हाट इज़ द पार्ट दैट इज़ गोइंग टू बी पेड बाय सेकेंडरी. ठीक है, सो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स प्रोसेस हो रहे होते हैं. Next question is going to be explain the term remittance advice and its importance in reconciling payments in medical billing. Remittance advice क्या होती है? We have already read this one in previous lectures. ERA you can say that means electronic remittance advice भी होती है. ठीक है, और ये reconciling payments में जब यह है कि different payments आ जाती हैं तो उनको reconcile करने के दौरान क्या मीन्स इसका ये है कि इंपॉर्टेंस होती है. सो द आंसर इज गोइंग टू बी रेमिटेंस एडवाइस इज अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है, डिटेलिंग द पेमेंट एंड एडजस्टमेंट्स मेड टू अ क्लेम. इट हेल्प्स रिकनसाइल पेमेंट्स. ठीक है, मीन्स ये एक ऐसा फॉर्म होता है जिसके अंदर इंश्योरेंस की तरफ से जो पेमेंट्स आई होती हैं उनकी सारी डिटेल होती है कि हाँ भी हमने इतनी इंश्योरेंस पेमेंट की है, लाइक ये कितनी पेड अमाउंट है, इतनी अलाउड अमाउंट थी, इतनी एडजस्टमेंट की गई है और इतनी है कि पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई है. सो इस तरीके का एक फॉर्म होता है जिसके ऊपर सारी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होती है. ओके, सो ये है कि पेमेंट प्रोसेस के दौरान ये चीज़ें काफ़ी गाइडिंग होती है या हेल्पिंग होती है.
Next question is, what is the role of medical billing supervisor or manager in healthcare organization? मीन्स एक बिलिंग का जो सुपरवाइजर होता है या मैनेजर होता है, उसका मेडिकल बिलिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रोल होता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है? Supervisor and managers oversee the billing team, ensure compliance, set performance goals and optimize revenue process. Means वो ये है कि जितना भी बिलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है उसके अंदर ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं उस बिलिंग प्रोसेस को, उसको मीन्स ओवरसी कर रहे होते हैं, उसको चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं कि हाँ भी कहीं पर कोई इशू तो नहीं आ रहा, कहीं पर कोई चीज़ें स्टक तो नहीं हो रही, कुछ क्लेम्स आउटस्टैंडिंग तो नहीं पड़े हुए, ठीक है। वो ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो देख रहे होते हैं कि हाँ भी एआर का काम ठीक चल रहा है, पेमेंट पोस्टिंग का काम ठीक चल रहा है, और प्रोडक्शन जो टीम है वो ठीक से क्लेम्स बना रही है कि नहीं बना रही, कोई एरर्स तो नहीं आ रहे, ठीक है। सो मेडिकल बिलिंग जो सुपरवाइजर था वो सारे जो रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट होता है उसको स्मूथली चलाने के लिए अपनी एफर्ट्स डाल रहा होता है उसके अंदर। Okay, so this was the answer of this question. Next is question, how do you stay updated with changes in medical billing codes, regulations and in industry? ठीक है, आप किस तरीके से मेडिकल बिलिंग के अंदर जो डिफरेंट अपडेट्स आ रही होती हैं, रेगुलेशंस आ रहे होते हैं, तो उसके इंडस्ट्री ट्रेंड्स जो होते हैं उसके साथ आप कैसे अपडेट रह सकते हैं? Attend training and conferences, subscribe to industry publications and participate in continuing education। ठीक है, इसका आंसर ये है कि आप मीन्स ये है कि कोई ट्रेनिंग्स, डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है, मीन्स मंथली होती हैं, ईयरली होती हैं, सो आप उनको अटेंड करें, ठीक है। सब्सक्राइब टू इंडस्ट्री पब्लिकेशंस, कोई भी पब्लिकेशंस होती हैं कि ठीक है, लाइक अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, ठीक है, डब्ल्यूएचओ की तरफ से, ठीक है। सो ये मीन्स ये है कि जितने भी सीपीटी कोड्स होते हैं, डायग्नोसिस कोड्स होते हैं, उनको अपडेट करते रहते हैं एनुअल बेस के ऊपर। सो यू गाइज हैव टू बी अपडेटेड विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड पार्टिसिपेट इन कंटिन्यू एजुकेशन। और कोई आप ये है कि डिफरेंट कोर्सेज करते रहें, कोई सर्टिफिकेशंस करते रहें, इससे यह है कि आप अप टू डेट हो सकते हैं। What is the role of accounts receivable AR department in medical billing and how do you minimize AR aging? AR का रोल क्या होता है और आप AR aging को कैसे कम कर सकते हैं? AR department manage unpaid claims and work to collect outstanding payments. Minimizing AR aging involves timely follow-up and resolution of unpaid claims. AR बेसिकली क्या काम करते हैं? AR जितने भी आप लोगों ने क्लेम सेंड किए होते हैं इंश्योरेंस को, उनके ऊपर जिनके ऊपर आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस होते हैं, they are going to follow up on all such claims which are in an outstanding payment status. ओके उनको फॉलोअप करते हैं, इंश्योरेंस को कॉल करते हैं, कोई डिनाई हो गया उसको अपील करते हैं, ठीक है। तो मीन्स ये है कि क्लेम के ऊपर फॉलोअप करते हैं, और इस ये है कि टाइमली फॉलोअप करना होता है, अदरवाइज एजिंग इंक्रीज हो जाती है। लाइक ये क्लेम 30 टू 60 टू 90 डेज़ के दरमियान में चला जाता है। लाइक ये है कि जैसे ही एजिंग उसकी इंक्रीज होगी, वो परफॉर्मेंस जो एक रेवेन्यू साइकिल चल रहा होता है उसकी परफॉर्मेंस जो है इफेक्ट होती है। So the next question is, explain the concept of a write-off in medical billing and why when it is necessary. Write-off क्या होता है? Means what is the basic concept of write-off? Write-off means कुछ चीज़ को मिटा देना, कुछ चीज़ को ख़त्म कर देना. A write-off is the adjustment of an unpaid balance as a contractual obligation or due to uncollectibility. ठीक है, इट इज़ नेसेसरी व्हेन परसुइंग पेमेंट इज़ नॉट फिजिबल। लाइक ये है कि समटाइम्स कुछ पेमेंट्स जो होती हैं वो स्टक हो जाती हैं, उनकी पेमेंट्स नहीं आ रही होती, ठीक है। वो मीन्स ये है कि लाइक ये है कि किसी इंश्योरेंस ने डिनाई कर दिया कि हाँ भी अब ये क्लेम हम पे नहीं करेंगे, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस। लाइक ये है कि उसके अंदर आप लोगों ने लाइक अथोराइजेशन लेनी थी, आप लोगों को अथोराइजेशन नहीं मिली, आपका जो प्रोवाइडर है वो आउट ऑफ नेटवर्क है, ठीक है, कोई और डिनाइल्स हैं काफ़ी सारे। सो उनकी बेस के ऊपर लाइक ये है कि अब आप लोगों का क्लेम जो है वो प्रोसेस नहीं होगा, उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी। So then what you are going to do with that account which shows different kind of a payments still pending? So उसमें क्या होती है, उसके अंदर यह है कि उनका जो बैलेंस होता है वो राइट ऑफ कर दिया जाता है या उसको एडजस्ट कर दिया जाता है, ताकि है कि वो क्लेम जो है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस स्टेटस के अंदर ना पड़ा रहे। इस तरीके से यह है कि जो एक साइकिल होता है वो चलता रहता है, ठीक है। सो ये है कि एडजस्टमेंट्स की जाती हैं उस क्लेम्स के अंदर, यह है जो भी पेंडिंग पेंडिंग बैलेंस होता है उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ राइट ऑफ इन मेडिकल बिलिंग। What is the significance of national provider identifier in medical billing? Means NPI जो होता है उसकी क्या सिग्निफिकेंस, उसकी क्या अहमियत होती है इन मेडिकल बिलिंग के अंदर? एंड NPI इज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। मीन्स ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इट इज़ यूज इन बिलिंग टू आइडेंटिफाई द प्रोवाइडर एंड इंश्योर एक्यूरेट क्लेम प्रोसेसिंग। बेसिकली जब भी आप लोग कोई क्लेम लाइक एक इंश्योरेंस से कंफर्म करते हैं, उसका स्टेटस चेक करने के लिए जाते हैं, देन दे आर गोइंग टू आस्क यू लाइक व्हाट इज़ द NPI, व्हाट इज़ द टैक्स ID ऑफ योर प्रोवाइडर और योर फैसिलिटी।
ओके। सो वहाँ पर आप लोगों को एनपीआई लाजमी देना होता है कि हाँ भी जिस डॉक्टर ने या जिस हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, सो उसका आप लोगों को एनपीआई देना पड़ता है, ताकि यह है कि वो वेरीफाई कर सकें कि हाँ भी ये क्लेम था, इसका ये प्रोवाइडर था। ओके, सो इस तरीके से ये है कि वो आप लोगों को फिर इंफॉर्मेशन देते हैं उस क्लेम की। सो वी आर गोइंग टू मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so how do you handle billing for non-covered services or items in medical billing? मीन्स ऐसे सर्विसेज जो नॉन कवर्ड थी, ठीक है, इन मेडिकल बिलिंग के अंदर, या कुछ ऐसे आइटम्स थे जो नॉन कवर्ड थे, सो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? This question can be asked while your interview. Okay, so the answer is going to be clearly communicate non-coverage to the patient, obtain their consent for payment responsibility and bill accordingly. ठीक है, तो इसके अंदर करना ये होता है कि आपने पेशेंट की कंसेंट लेनी होती है कि हाँ भी कुछ ऐसी सर्विसेज जो नॉन कवरेज थी, लेकिन यह है कि वो पेशेंट ने रेंडर्ड की हैं, उसका आप कंसेंट लेते हो, कंसेंट लेके फिर आप इंश्योरेंस को बिल करते हो। एक्सप्लेन द डेज इन अकाउंट्स रिसीवेबल metric its importance in evaluating billing efficiency. Days in accounts receivable मीन AR के अंदर क्या होते हैं, ठीक है, और इसको कैसे इवेलुएट किया जाता है? Days in AR measures the average number of days it takes to collect payments. Lower values indicate efficient billing and cash flow management. Days in AR मीन्स ये है कि कितने दिन के अंदर एक क्लेम बना, क्लेम प्रोसेस हुआ, क्लेम की पेमेंट्स आई। मीन्स ये है कि जब एक कंप्लीट साइकिल ये है कि एयर का होता है, लाइक कि कितने दिन के अंदर वो क्लेम प्रोसेस होकर उसकी पेमेंट हमें रिसीव हो गई है, जितने भी इसके अंदर डेज आते हैं उसको हम कहते हैं डेज इन ए आर। ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल। इसके अंदर फिर ये है कि अगर आप लोगों के ज़्यादा डेज जा रही हैं तो ये है कि आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो है, लाइक ये है कि 120 डेज हो गए, 30 डेज हो गए, मीन्स 30 से मोर देन ऊपर जब जाते हैं तो ये है कि आप लोगों की एजिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाती है एआर की। ठीक है, जैसे ही एजिंग बढ़ती जाएगी, लाइक ये है कि उसकी पेमेंट्स रिसीव नहीं हो रही, कोई लाइक है कि डिनायल आया है उसके ऊपर, फिर आप लोगों ने अपील की है, अपील प्रोसेस होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। सो जैसे ही ये डेज बढ़ते जाएंगे, जो वैल्यू होगी, जो उसकी वैल्यूएशन होगी, वो कम होती जाएगी। So the next question is, what is a superior knowledge letter in medical billing and when it is used? Superior knowledge letter क्या होता है medical billing के अंदर? A superior knowledge letter is sent to the insurance company when the provider believes they have superior knowledge of coding and requests a specific code बी यूज। मीन सुपीरियर नॉलेज लेटर एक उस वक्त इंश्योरेंस कंपनी को दिया जाता है कि लाइक ये है कि सपोज एक इंश्योरेंस कंपनी ने आपका एक स्पेसिफिक कोड था वो डिनाई कर दिया है, ठीक है, देन द प्रोवाइडर इज गोइंग टू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ अ सुपीरियर नॉलेज लेटर। ठीक है, वो एक लेटर प्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं कि हाँ भी इस वजह से ये सर्विस प्रोवाइड की गई थी और इस वजह से ये कोड हमने असाइन किया है इस क्लेम के अंदर। ठीक है, सो एज यू गाइस कैन सी दैट द प्रोवाइडर बिलीव्स दे हैव सुपीरियर नॉलेज, मीन्स उनके पास ज़्यादा नॉलेज है ऑफ कोडिंग एंड रिक्वेस्ट अ स्पेसिफिक कोड बी यूज्ड, और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ भी इस कोड को आप लोग काइंडली यूज़ करें। ठीक है, इसके जिसकी वजह से ये है कि ये क्लेम फिर प्रोसेस हो जाता है और उसकी पेमेंट्स रिसीव हो जाती हैं। Okay, so the next question is, how do you handle a situation where a patient's insurance information is incomplete or inaccurate? ठीक है, लाइक ये है कि एक ऐसे सिचुएशन है जिसके अंदर पेशेंट की जो इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट है या इनएक्यूरेट है, लाइक ये है कि उसकी आईडी गलत है या नेम गलत है। सो देन हाउ यू आर गोइंग टू डील दैट वन? कॉन्टैक्ट द फैसिलिटी या द पेशेंट टू ऑब्टेन करेक्ट इन्फॉर्मेशन। आपने सबसे पहले जहाँ जिस फैसिलिटी से आप लोगों को क्लेम आया है, ठीक है, या वो जो पेशेंट था उसके सैंपल लाइक ये है कि टेस्टिंग वगैरह की गई है तो किस लैब से हुआ है या किस फैसिलिटी का है, तो आप लोग पहले उससे कॉन्टैक्ट करते हो। ठीक है, उससे कॉन्टैक्ट करने के बाद कुछ पोर्टल्स होते हैं, आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, जहाँ से ये है कि आप लोग उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी मीन्स इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट आपके पास एक रिजॉर्ट होता है, लाइक ये है कि यू हैव टू कॉल द पेशेंट। इस पेशेंट को डायरेक्टली कॉल करें कि हाँ भी हमने आप लोगों का क्लेम बनाना है, सो वी नीड टू सबमिट द क्लेम टू इंश्योरेंस। सो अदरवाइज ये है कि आप अगर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, देन वी हैव टू मार्क दिस क्लेम एज सेल्फ पे। So please provide the necessary information which can help us to regulate the claim and make the claim and send it to insurance. ठीक है, so उसकी कवरेज वेरीफाई करेंगे and proceed with billing. Okay. So the next question is, what are the different types of healthcare fraud and abuse and how can they be prevented in medical billing? Means healthcare के अंदर कौन से fraud होते हैं और कौन से abuse means कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए वो होती हैं और इनको हम medical billing के अंदर कैसे prevent कर सकते हैं? Types include upcoding, unbundling and false claims. लाइक ये है कि कोडिंग जो की गई है वो गलत है। अनबंडलिंग लाइक ये है कि एक ऐसे सीपीटी कोड के साथ,
ठीक है, कोई दूसरा एक कोड यूज़ किया गया है, ठीक है, जो कि बंडल्ड नहीं है, लाइक ये है कि जो उसके साथ लाइक एक ऐसा प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है, ठीक है, जिसकी कोई सेंस नहीं बनती, ठीक है, लाइक एक प्रोसीजर था, कोई हाथ की सर्जरी थी और उसके अंदर कोई एक ऐसा प्रोसीजर कोड यूज़ किया गया जिसके अंदर पाँव की सर्जरी थी या पेट का दर्द था या कोई ऐसा प्रोसीजर यूज़ किया गया, कोई ऐसा सीपीटी यूज़ कर दिया गया जिसका यह कोई सेंस नहीं बनती। ओके, सो इस तरीके के फ्रॉड किए जाते हैं, लाइक ये है कि सीपीटी कोड इस तरीके के ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद कोडिंग एंड बिलिंग रेगुलेशंस। सो इसके मीन्स बचने का तरीका भी यही है कि हाँ भी आप लोगों को चाहिए कि जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं, ठीक है, सीपीटी कोडिंग की या डायग्नोसिस कोडिंग की, तो आप लोग उसके साथ स्टिक करें, लाइक उनके साथ रहें, उनके साथ आपकी कंप्लायंस होनी चाहिए व्हेन यू आर सबमिटिंग द क्लेम टू द इंश्योरेंस। और डिनाइल्स कुछ इनकी वजह से भी होते हैं, अनबंडलिंग की वजह से भी हमें डिनाइल्स मौसूल होते हैं, ठीक है, रिसीव होते हैं। देन यू हैव टू प्रोवाइड द अपील। आप बताते हैं कि हाँ भी नहीं, ये जो हमने सीपीटी कोडिंग की है ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उनको यकीन दिलाने के लिए फिर आप लोगों को वो सर्विसेज बतानी पड़ती हैं कि हाँ भी ये टेस्टिंग थी, ये मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, सो ये सारी चीज़ें परफॉर्म की गई हैं। सो इस तरीके के फ्रॉड्स हो सकते हैं। Okay, so the next question is what role does patient education plays in successful medical billing and how can you effectively communicate financial responsibilities to the patients? ठीक है, मीन्स ये है कि पेशेंट के साथ मीन्स एक पेशेंट को एजुकेट कैसे किया जा सकता है, लाइक ये कि उसको बताना होगा कि हाँ भी आपकी डिटेक्टिबल्स इतनी है, आपकी कवरेज ऐसी थी, लाइक ये कि उसके अंदर ये इंश्योरेंस ने आपकी कवरेजेस हैं, ये मीन्स फैसिलिटीज़ या ये सर्विसेज वो कवर कर रहे हैं, ठीक है, और आपके डिटेक्टिबल्स वगैरह इनको इंश्योरेंस वगैरह क्या है। सो ये इसमें यह है कि मेडिकल बिलिंग में किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। एजुकेटिंग पेशेंट्स अबाउट द इंश्योरेंस कवरेज मीन्स उनको बताना कि हाँ भी आपकी इंश्योरेंस की कवरेज ऐसी है, कोपेज इतने हैं, डिडक्टिबल्स इतने, हेल्प्स देम अंडरस्टैंड देयर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनको अच्छे से पता लग जाएगा कि हाँ भी उनकी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कैसे उनको अंडरस्टैंड करेंगे और कैसे उनके ऊपर एक्ट अपॉन करेंगे। क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन इज़ अ की। ओके, मीन्स क्लियर और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए ताकि उनको पता लगे कि हाँ भी ये सारी चीज़ें हैं, ये हमने डिडक्टिबल्स पे करने हैं, ये को पेमेंट जब आप लोग डॉक्टर के पास जाएंगे किसी चीज़ को चेक करवाने के लिए तो ये आपने को पेमेंट देनी है, और इंश्योरेंस इतना कवर कर रही है, इतना कवर नहीं कर रही। सो दिस इज़ द वे हाउ you can educate a patient. Okay, the next question is explain the concept of the usual, customary and reasonable UCR fees in medical billing. Means usual क्या होता है, customary क्या होता है और reasonable क्या होता है, और इसका medical billing के अंदर concept क्या है? Answer is UCR fees are the standard charges for medical services in a specific geographic area. Means एक specific geographic area है, उसके अंदर कोई standard charges होते हैं, ठीक है, जो कि मीन्स मेडिकल जो प्रोवाइडर होता है वो चार्ज करता है, इसको यूसीआर कहते हैं, यूजुअल, कस्टमरी एंड रीजनेबल, ठीक है। एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया है, उसके बाहर नहीं होते, लेकिन एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज यूज़ देम टू डिटरमाइन रीइंबर्समेंट रेट्स। मीन्स फिर एक इंश्योरेंस के पास जब वो क्लेम जाता है फिर वो डिटरमाइन करते हैं कि हाँ भी ये जो फीस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या एग्रीमेंट्स हैं ये इस स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से हमने ये रेट्स हमने लगाने हैं, मीन्स इसकी इतनी पेमेंट हमने इन सर्विसेज की करनी है, ठीक है। हाउ डू यू हैंडल बिलिंग फॉर सेल्फ पे पेशेंट्स आर पेशेंट्स विदाउट इंश्योरेंस कवरेज। मीन्स ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं जिनकी कोई इंश्योरेंस नहीं होती, जिनको आपने सेल्फ पे बिल करना होता है, उसको आप कैसे हैंडल करते हो? establish payment plans, offer discounts and communicate payment expectations with self-pay patients। मीन्स ये है कि उन पेशेंट्स को आप कॉल्स करते हो, उनको पेशेंट स्टेटमेंट्स भेजी जाती हैं, ताकि यह है कि वो आप लोगों को कॉल बैक करते हैं, वो बताते हैं कि हाँ भी हम इस तरीके से पेमेंट्स करना चाहते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट्स प्लान दिए जाते हैं कि हाँ भी आप ठीक है $20, $30, $50 आप पे कर दें, ठीक है, या फिर आपने फुल अमाउंट करनी है, ठीक है, तो आपको हम इतना डिस्काउंट करते हैं, हालांकि है कि 10% डिस्काउंट करते हैं, 20% डिस्काउंट किया जाता है अगर आप एट दिस मोमेंट अगर आप फुल पेमेंट करना चाह रहे हो तो, ठीक है। सो इस तरीके से सेल्फ पे के जो केसेस होते हैं उनको परफॉर्म किया जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लीन क्लेम एंड डर्टी क्लेम इन मेडिकल बिलिंग। एज यू गाइस कैन सी दैट क्लीन क्लेम एक मीन्स बिल्कुल ही है कि जो एरर फ्री क्लेम होगा उसको हम क्लीन कहते हैं। डर्टी क्लेम जिसके अंदर काफ़ी सारे एरर्स होते हैं या कोई भी इश्यूज होते हैं, सो वो डर्टी क्लेम होगा। A clean claim has no errors and is ready for the processing, and a dirty claim has errors that require correction before processing. So this was the answer of this question. Explain the term EDI in the context of medical billing and how does it streamline the billing process. EDI क्या चीज़ होती है मेडिकल बिलिंग के अंदर, इसको कैसे ये कैसे यूज हो रही होती है इन टू स्ट्रीमलाइन द मेडिकल बिलिंग प्रोसेस। ईडीआई electronic data interchange is the electronic exchange of billing data between healthcare providers and insurance companies. It reduces paperwork and speeds up the claim processing. Like ये है कि किसी भी
इंश्योरेंस कंपनी के दरमियान और प्रोवाइडर के दरमियान, जो उन्होंने सर्विसेज, जिस डॉक्टर ने या जिस प्रोवाइडर ने सर्विस प्रोवाइड की गई हैं उसके दरमियान जो डाटा की एक्सचेंज हो रही होती है, लाइक ये है कि डॉक्यूमेंटेशन एक्सचेंज हो रही होती है, क्लेम्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं, उसके अंदर कोई भी डिले नहीं होना चाहिए और उसके अंदर कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, ताकि ये है कि वो जो आपका क्लेम भेजा गया है इंश्योरेंस को वो स्मूथली प्रोसेस हो जाए और यह है कि उसके अंदर कोई इश्यूज ना आए। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक data interchange between the healthcare provider and the insurance companies would be very smooth and error free. Next question is, how do you handle situations where a patient is dissatisfied with the billing process and requests a review of their charges? Means एक ऐसी situation होती है जिसके अंदर आपका जो पेशेंट है उस वो आपको कॉल करता है कि हाँ भी जो बिलिंग आप लोगों ने की है मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, then how you are going to deal with this one? Means the interview person can ask this question to you, so your answer would be review the charges with the patients, provide explanations and make necessary adjustments for the if errors are found. ठीक है, आप लोग उसका चार्ज रिव्यू करें, मीन्स पेशेंट का क्लेम देखें कि हाँ भी इस क्लेम के अंदर जो कोडिंग की गई है वो ठीक है, डायग्नोसिस कोड्स ठीक है, जितनी भी मीन्स ये है कि चार्जेस लगाए गए हैं वो ठीक है, अगर वो ठीक है उसके बाद इंश्योरेंस ने क्लेम जो प्रोसेस की है वो ठीक है, और उसकी तरफ से अगर कोई इशू आप लोगों को दिखता है कि हाँ भाई ये इशू है, क्लेम अभी पेंडिंग स्टेटस में है या इंश्योरेंस को गया था, इंश्योरेंस ने इस वजह से पे नहीं किया कि हाँ भाई पेशेंट की इन्फॉर्मेशन गलत थी, आप लोगों ने गलती से वो क्या कहते हैं वो क्लेम पेशेंट को बिल कर दिया है, देन यू हैव टू सेंड द क्लेम टू द इंश्योरेंस। ओके, और कोई भी एडजस्टमेंट्स करनी हो तो उसके अंदर वो भी आप एडजस्टमेंट्स करते हैं। सो इस तरीके से ये है कि वो सिचुएशन आप लोग हैंडल करते हो। What is a concurrent review and how does it affect medical billing for inpatient services? Concurrent review क्या होता है, एंड ये मेडिकल बिलिंग के अंदर जो इनपेशेंट सर्विसेज होती हैं जिसके अंदर पेशेंट एडमिट होता है या हॉस्पिटल के अंदर स्टे करता है कुछ दिन के लिए, तो उसको कैसे ये अफेक्ट करता है। Concurrent review is the ongoing assessment of a patient's medical necessity for continued hospitalization. कंकरेंट मीन्स ये है कि इसके अंदर देखा जाता है कि हाँ भी एक पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया है, ठीक है, काफ़ी अरसे के लिए, लाइक ये है कि उसको कोई टेस्टिंग करनी है उसके ऊपर, लाइक ये है कि उसको कोई ट्रीटमेंट करना है, उसके लिए काफ़ी दिन उसको रखा जाता है, 2 3 4 दिन उसको रखा जाता है, और इसके लिए उसकी असेसमेंट करनी पड़ती है कि हाँ भी, क्योंकि कंटिन्यूली आपने उसको चेक करना होता है, उसका हार्ट रेट चेक करना होता है, किसी की बाईपास करनी होती है, ठीक है, किसी की कोई ट्रांसप्लांट करना होता है, कोई किडनी ट्रांसप्लांट करनी होती है। सो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर पेशेंट को स्टे किया जाता है, लाइक ये उसको एडमिट किया जाता है, और एडमिट करने के दौरान उसको फिर डे बाय डे उसको चेक किया जाता है, ठीक है। इट अफेक्ट्स बिलिंग बाय डिटरमाइनिंग इंश्योरेंस कवरेज, इसके अंदर देखा जाता है कि हाँ भी इंश्योरेंस की जो कवरेजेस हैं वो इस चीज़ को कवर कर रही है कि नहीं करी, इन पेशेंट स्टेज को कवर कर रही है कि नहीं करी, और इन पेशेंट स्टेज के दौरान जो उसको फैसिलिटीज़ या जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उनको भी वो चीज़ कवर कर रही है कि नहीं कर रही है। सो दिस इज़ द कंकरेंट रिव्यू। ओके, so the next question, explain the concept of bundled payments and how they are related to medical billing. Bundled payments क्या होती हैं और वो medical billing को किस तरीके से relate करती हैं? Bundled payments are a single payment for all services related to a specific medical procedure or condition. Means एक कोई भी procedure किया गया है या कोई भी condition थी patient की, उसके अंदर ये है कि आप लोगों ने इंश्योरेंस को बिल किया, और जब बिल किया गया वो जिसके अंदर जितने भी प्रोसीजर्स किए गए थे, जितने भी उसके अंदर सीपीटी कोड्स यूज़ किए गए थे, उनकी एक बंडल मीन एक सिंगल पेमेंट उन्होंने कर दी है, ठीक है। बिलिंग मस्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द बंडल पेमेंट अरेंजमेंट, और बिलिंग जो की गई है उसके अंदर बताया जाए कि हाँ भाई ये जितने भी प्रोसेस है या जितना भी क्लेम है ये सिंगल क्लेम है, ठीक है। सो ये है कि उसकी जो पेमेंट आएगी वो पेमेंट भी आप लोगों को सिंगल पेमेंट ही मिलेगी, लाइक ये है कि उसकी सेपरेट पेमेंट्स आप लोगों को नहीं मिलेंगी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बंडल पेमेंट्स। ओके, what are the key features to look for when selecting medical billing software for a healthcare practice? मीन्स कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं जिसके अंदर आप ये है कि कोई भी मेडिकल बिलिंग का जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसको क्या मीन्स उसके अंदर क्या चीज़ें देखी जाती हैं, लाइक ये है कि कैरियो है, टेलकोर है, एडवांस्ड एमडी है, सो इस तरीके के सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं मेडिकल बिलिंग के दौरान। सो इसके अंदर क्या चीज़ें देखी जाती हैं? आंसर इज की फीचर्स इंक्लूड ईज ऑफ यूज़, इंटीग्रेशन विद EHR systems, claim tracking, reporting capabilities and compliance with coding standards। मीन्स ये कि उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक ये कि उसका प्रीफेस अच्छा हो, ठीक है, मीन्स ईजी यूज़र फ्रेंडली हो, काफ़ी उसके अंदर डिफ़िकल्ट चीज़ें ना हो, लाइक ये है कि कोई आपने क्लेम प्रोसेस करना है उसके अंदर रिसबमिशन करनी है, उसकी रिप्लेसमेंट्स करनी है, वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक ये है कि आप इजीली उसके अंदर अपडेट कर सको किसी भी चीज़ को, किसी इन्फॉर्मेशन को पेशेंट की, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। क्लेम की जो स्क्रबिंग है वो ठीक हो रही होती है, ठीक है, उसका क्लियरिंग हाउस है वो अच्छे से काम करता है, और इसके अलावा बाकी सारा जितने भी क्या कहते हैं पेमेंट पोस्टिंग जो है वो ठीक मीन्स ईजी हो,
उसके अंदर कोई डिफ़िकल्टीज ना हो। ठीक है, सो इस तरीके की सारी चीज़ें रेवेन्यू साइकिल में रहती है, वो चीज़ें देखी जाती हैं ताकि ये है कि वो यूज़र फ्रेंडली हो और मेडिकल बिलिंग का जो डिपार्टमेंट है वो उसको ईजिली ऑन गोइंग कर सके या उनको यूज़ कर सके। Okay, so the next question is how do you handle billing for services provided by credentialed healthcare providers or out of network physicians? Means ऐसी सर्विसेज जो किसी ने नॉन क्रीडेंशियल प्रोवाइडर मीन्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर था जो एक नेटवर्क से आउट था, ठीक है, मीन्स वो इस इंश्योरेंस के नेटवर्क के अंदर नहीं आता था, उससे अगर किसी ने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, रेंडर्ड हुई हैं, ठीक है, सो उसको आप कैसे डील करोगे? बिलिंग फॉर नॉन क्रीडेंशियल्ड प्रोवाइडर्स में रिजल्ट इन अ क्लेम डिनायल्स, मीन्स का जाहिर सी बात है इंश्योरेंस ने डिनाई कर देना कि हाँ भाई ये जो नेटवर्क के अंदर हमारे प्रोवाइडर से आप लोगों ने उससे चेकअप नहीं करवाया, उससे सर्विसेज रेंडर नहीं किए हैं, तो आप लोगों ने आउट ऑफ नेटवर्क गए हैं, सो वी आर गोइंग टू जस्ट डिनाई योर क्लेम। It's essential to ensure proper credentials and communicate with patients regarding out of network providers. So ये काफ़ी ज़रूरी होता है कि आप लोग उस पेशेंट को बताएं कि हाँ भी ये आप लोगों का नेटवर्क प्रोवाइडर है, सो यू हैव टू गेट सर्विसेज फ्रॉम दिस प्रोवाइडर। अगर आप आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर जाएंगे तो आप लोगों को जो इंश्योरेंस कवरेज देती है वो नहीं देगी, देन यू हैव टू पे आउट ऑफ योर ओन पॉकेट्स। Okay, so what is the role of billing and coding compliance officer in healthcare organization and how do they ensure compliance with regulations? बिलिंग के अंदर जो बिलिंग और कोडिंग का जो कंप्लायंस ऑफिसर होता है उसका क्या रोल होता है, ठीक है, और ये इसकी इस तरह की जो रेगुलेशंस हो रही होती हैं उसको कैसे कंप्लायंस करते हैं, कैसे लेके चलते हैं? Answer is compliance officers monitor and enforce billing and coding regulations, conduct audits and provide training to staff to maintain compliance. Compliance officers जो होते हैं वो बिलिंग के अंदर कोडिंग को चेक कर रहे होते हैं कि हाँ भी कोडिंग ठीक से की जा रही है कि नहीं की जा रही, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कोडिंग के बनाए गए हैं उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, ठीक है, और उनके जो ऑडिट करते हैं वो मीन्स मंथली एक ऑडिट होता है कि हाँ भी चेक किया जाता है कि हाँ भी ये कोडिंग की गई थी, इसके अंदर इतने डिनायल आए हैं या इतने क्या कहते हैं पेमेंट्स रिसीव हुई हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, और इनको कंप्लाइंस कर रहे होते हैं कि हाँ भी बिलिंग की जो प्रोडक्शन टीम है और जो कोडिंग टीम है वो दोनों ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द compliance officer, and I guess this is all for today's lecture. Thank you so much for watching me again. So this is my WhatsApp number and my email address as well. If you guys have any kind of a question, any kind of a query, any kind of a help you guys need, then you can call me on this number or you guys can send me the email as well. So this was all about this lecture. This was just set and prepared for the persons who are dealing with different kind of a stuff to get the jobs, and this would be helping, I guess, for you guys. So best of luck for your interview questions and best of luck for your jobs. Take care. Have a nice rest of the day. Goodbye. Allah Hafiz.